नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में भूस्खलन की और इसके ऊपर टिकी सबकी निगाहें की। आखिर उत्तराखंड लगातार जिस तरह से भूस्खलन का शिकार हो रहा है, लापरवाही किसकी है? क्या सब कुछ कुदरत के ही ऊपर छोड़ दिया जाए? क्या ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं किया जा सकता है? मॉनसून पूरे देश को कवर कर चुका है। पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदनगर स्थित शेरा गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पानी और मलबे के तेज बहाव में लोगों के घर, गौशालाएं और खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। कई मकानों में दरार आ गई है और उनके बड़े हिस्से ढह चुके हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा भी गतिमान है, लेकिन इसी बीच बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से प्रदेश की कई सड़कें बंद हैं और उन्हें लगातार खोलने का काम किया जा रहा है। सरयू, अलकनंदा और सरस्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य में 24 घंटे में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टेहरी, उत्तरकाशी में भारी बरसात के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने के बाद बाढ़ के खतरे की संभावना भी व्यक्त की गई है। प्रदेश में बारिश के बाद मलबा आने से 74 सड़कें बंद हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि उत्तराखंड के हाल के वर्षों में अनियोजित विकास, जैसे कि सड़कों का निर्माण, बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, वनों की कटाई, इन सब ने मिलकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कुछ पर्यावरणविदों का मानना है कि 70 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से नदियों का प्रवाह सीमित हो गया है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। पेड़ों की कटाई और वनों के विनाश से मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में इस हालात के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं क्या? या फिर लंबे समय से कार्य कर रही बीजेपी को ज़्यादा कुछ करना चाहिए था, या फिर कांग्रेस ने जो किया उसकी भरपाई ही बीजेपी नहीं कर पा रही? आरोप प्रत्यारोप का यही सिलसिला लगातार लगा रहता है क्रॉस पार्टी लाइंस, और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। यह जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देवभूमि की तबाही के लिए कौन जिम्मेदार है। हम बात करेंगे उत्तराखंड में भूस्खलन के बाद बर्बादी और त्राहिमाम की तस्वीरों की, और आखिर इसके लिए उत्तरदायी कौन है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता सुनीता प्रकाश जी जुड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आरपी रतूड़ी साहब जुड़े हैं। हमारे साथ बतौर पर्यावरणविद जेपी नथानी साहब भी जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत रतूड़ी साहब आप ही के साथ। सरकार में आप हैं, जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आपकी है। क्या आप भी सर वही पुरानी बातें करेंगे, इतिहास के पन्नों को दोहराएंगे, टटोलेंगे, या फिर पिछले 8 सालों में ऐसा कुछ किया जा सकता था जिससे हर साल की यह तस्वीर कमोवेश ऐसी ही नहीं होती? कहाँ कमी रह गई है या कहाँ सुधार की गुंजाइश है? रतूड़ी साहब। देखिए कुणाल जी, आपदा से न किसी राजनीतिक पार्टी का संबंध होता है जी। बादल कहाँ फटना है इसका अभी तक कोई मापदंड नहीं है। और उत्तराखंड तो लगता है जैसे आपदा के साथ बड़ी गहरी दोस्ती है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर बार नदियों में जल स्तर बढ़ता है तो चिंताएं मैदानी क्षेत्र की भी होती है, पहाड़ की भी होती है। मेरी सरकार, क्योंकि सरकारों का काम है जी कि अगर बादल फट गया, कहीं सड़क बाधित हो गई तो उसके लिए तैयार रहना है। तो मेरी सरकार चाहे एसडीआरएफ के रूप में हो, एनडीआरएफ के रूप में तैनात रहती है हर जगह। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद हमारी जेसीबी खड़ी है कि जैसे कोई सड़क बाधित होती है तो तत्काल हम उसको ठीक करें और उसको आवागमन के लिए तैयार करें। सरकार
का काम है कि व्यवस्थाओं को सुचारू करना, जो धामी सरकार मैं समझता हूँ कि क्योंकि उत्तराखंड के लिए तो हमारा ये 4 धाम यात्रा का समय भी है, और इस समय मेरे मुख्यमंत्री फरवरी से ही लगातार इस चिंतन में थे कि वो पेयजल हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, सभी विभागों से तालमेल करके, समन्वय करके समीक्षा कर रहे थे कि किस तरह से हम इस आपदा से, क्योंकि हर बरसात में निश्चित तौर पर पर्वतीय क्षेत्र है, बारिश भी ज्यादा होती है, घनत्व जिस तरह से है हमारे फॉरेस्ट का, उस हिसाब से बारिश अधिक होती है और उसकी दिक्कतें भी है। लेकिन सरकारों का काम है कि तत्काल प्रभाव से उसके तैयारी में रहे। ठीक। जो हमारे गांव जहां जहां पर कोई दिक्कतें आती हैं वहां हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहती है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था तैनात है। तो धामी सरकार इसके लिए चिंतित है, लेकिन वो आपदा जो है वो किसी पार्टी की सरकार को देख के नहीं आती है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, ये तो प्रकृति के साथ है। मैदानी इलाकों में भी आप देखेंगे कि किस तरह से घिरा हुआ है, कर्नाटक में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए। ठीक है, मैं समझ गया रतूड़ी साहब आपकी बात बिल्कुल तर्क संगत है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाता कि कभी जब आप ही के पार्टी के नेता प्रवक्ता पूर्ववर्ती सरकार को कटघरे में सिर्फ इसलिए खड़े करते हैं कि आपने जो कुछ अवैध खनन किया उसका खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है, रेत फिसल जा रही है, लोड टिक नहीं पा रही है, उस वक्त ये संजीदगी कहाँ चली जाती है। खैर, सुनीता प्रकाश जी, साफ तौर पर रतूड़ी साहब ने कहा कि धामी साहब लगातार चिंतन कर रहे थे, लेकिन क्या आपको लगता है उनके चिंतन से प्रदेश की जनता की चिंता की लकीरें कम हो पाई क्या, या फिर वही मान लिया जाए आपदा की मार तो हमेशा झेलनी ही पड़ेगी उत्तराखंड? देखिए कुणाल जी, यहाँ कहना चाहूंगी कि आज 25 साल का उत्तराखंड हो गया, दुर्भाग्य ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। आप हर साल ये कहते हैं कि आपदा किसी के हाथ में नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आपका जो सुविधा देनी चाहिए, जो आपका विकास होना चाहिए, वो धरातल पे नजर नहीं आ रहा है। मैं कई जगह गई हूँ जहाँ पहाड़ होते हैं, वहां मैं देखती हूँ कि मोटी जाली से पहाड़ों को रोक दिया जाता है ताकि आपदा आए तो वो जो भूस्खलन है सड़कों पे ना आए। यहाँ आप, मुझे लगता नहीं ऋषिकेश से आप पूरी यात्रा मार्ग देख लीजिए, कहीं भी आपको मोटी मोटी जालियों से जो है आपको पहाड़ सुरक्षित करे मिलेंगे, कहीं नहीं है। हर बार ये कहना चाहूंगी कि पहले जो लोग सरकार बचाने के चक्कर में सरकार चलती थी क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं होता था, लेकिन 8 साल से पूर्ण बहुमत, डबल इंजन, उसके बाद भी आप अगर आपदा का रोना रोते हैं तो ये सिर्फ उत्तराखंड का दुर्भाग्य को पूर्ण कहूंगी मैं। और दूसरा, भ्रष्टाचार की भेंट जो है हमारा उत्तराखंड चढ़ चुका है। हर किसी को अपनी कमाई की जरूरत है, कोई किसी को नहीं है कि यहाँ हमने जो है पर्यटन, आप देखिए तीर्थाटन को आपने पर्यटन बना दिया है। पहले यहाँ लोग अपना परिवार के सब काम निपटाने के बाद में तीर्थाटन करने आते थे। आज आप छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए हेलीकॉप्टर, अभी क्रैश हुआ में 23 महीने की बच्ची जो है उसमें जो है दुर्घटना में जो है उसकी मौत हो गई। आप देखिए इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आपने एक तीर्थाटन को आपने पर्यटन का हिस्सा बना दिया है, तैयारियां आपके कुछ नहीं है, तो फिर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप तक आप होते हैं, लेकिन जो ये 2 महीने में 6 आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, वो किसकी मारे आप बताइए मुझे। साफ साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री जो धामी जी हैं उनके बिल्कुल लगाम नहीं कसी, ना अधिकारियों के ऊपर ना मंत्रियों के ऊपर। और फिर भी सुनने में आता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे धामी जी ये कर रहे हैं। ये छोटा सा प्रदेश है, यूपी देखिए इतना बड़ा प्रदेश है, उसके बाद भी वहां के मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। ये मैं तो आपको जो है, क्योंकि देवभूमि का मामला है, मैं इस राजनीति करना चाहती हूँ, वो भी तो वहां पे संभाल रहे हैं ना इतना बड़ा प्रदेश, आप छोटा सा राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आप बताइए कि मैं जनता क्यों इनको लेके आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन धरातल पे ना विकास है ना कोई सुविधाएं है। आपने जो है लोगों को बुलाने के लिए रास्ता खोल दिया है, लेकिन उनकी जान की आपको कहीं भी आपको उनकी सुरक्षा के लिए आपने कहीं पे कोई मापदंड नहीं तैयार किए हैं, जिसका खामियाजा भोली भाली जो जनता पर्यटन के नाम पर आपके प्रदेश में आ रही है और वो अपनी जान गंवा रही है, जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हर बार आप देखिए पहाड़ का, देखिए आप पहाड़ नहीं, आप मैदानी देखिए, आपका कितने 15 साल से मेरे ख्याल से बीजेपी के मेयर बन रहे हैं, 15 साल से आप मेयर के पद पे बैठे हैं, आपकी सरकार है। 15 साल में आज भी
थोड़ी सी बरसात में जो है आपका पूरा का पूरा अरे आप बताओ। देहरादून जो है जलमग्न हो जाता है एकदम से। कितने बच्चे बह गए देहरादून में, आप बताइए छोटी सी जगह पे आप बच्चे बाहर खेलते हैं, अचानक पानी ठीक। भरता है। कितने केस देखे मैंने कि बच्चे बह गए हैं। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। कब नहीं। जनता सुधरेगी, मुझे कब इनको जो है सरकार सुधरेगी, और कब जो है लोगों के वोट का जो है जो पूर्ण बहुमत जनता ने दिया, सोचा था शायद पूर्ण बहुमत देंगे तो ये रोना खत्म हो जाएगा कि भाई सरकार टूटने का डर, हमारी सरकार जो है पूर्ण बहुमत की नहीं है। 8 साल से आप काबिज हैं और कहीं नहीं ठीक है। देखिएगा आपने जो है ना पेड़ कटान, आपने विकास के नाम पे सारे पेड़ काट दिए। कच्ची भूमि है ना, ठीक आप है। लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे कच्ची भूमि है या जो कभी भी गिर जाती है, तो आपको पेड़ लगाने चाहिए थे, लेकिन आपने पेड़ कटा दिया। पहाड़ों में आपने ठीक। कितने कितने फ्लैट्स बना दिए, कितना कितना मंजिलें समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया मैं आपकी बात। जी। बिफोर आई मूव टू रतोड़ी साहब, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, नैथानी साहब जुड़े हैं क्या हमारे साथ? जी नमस्कार। हाँ नमस्कार नैथानी साहब, चूंकि आप जुड़ ही गए हैं तो रतोड़ी साहब से जाने के पहले एक बार मैं आपके पास जरूर आना चाहूँगा। सर, क्या सिर्फ उत्तराखंड को इसलिए ही इस बदहाल स्थिति पर छोड़ दिया जाए कि भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी चैलेंजिंग यह टेरेन है, यहाँ कुछ किया नहीं जा सकता है बहुत ज़्यादा असर डालने के लिए? क्या इज़ दिस एक्सक्यूज एनफ, या कुछ किया जा सकता है जिससे तस्वीर बदल भी सकती है? नमस्कार कुणाल जी। नमस्कार सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी टिपिकल हमारी टोपोग्राफी है, जियोलॉजी है या एग्रोक्लाइमेटिक सिस्टम्स हैं, उससे भी ज़्यादा कठिन है यहाँ के पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं या पॉलिसी प्लानर्स हैं, उनकी सोच उससे भी ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। अच्छा। राज्य बनने से लेकर 2000 से आज लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं, और राज्य बनने से पहले भी आपदाएं आती थी। 1997 का मालपा ओखीमठ डिजास्टर है, 91 का उत्तरकाशी भूकंप है। इसके बावजूद हमने क्या सीखा? हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन सेंटर हमेशा भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा, और बाद में वहां से कुछ जो गणपति थे उनको बड़ी मुश्किल से वहां से हटाया गया। उनको ओवर सैलरी चले गई, इसके लिए सरकार को लड़ना पड़ा कर्मचारियों के साथ। तो वो अपनी सैलरी बचाते या प्रदेश का आपदा प्रबंधन करते, ये एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसियां हैं जी, वो चाहे प्रदेश में पीडब्ल्यूडी हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, केंद्र सरकार का बीआर हो, या NHAIDCL हो, या अन्य कार्यदायी एजेंसियां हैं, इनके बीच तालमेल का बेहद अभाव है। दूसरी तरफ जो रिसर्च इनपुट्स हमको मिलते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग से, राज्य का उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से, यूकॉस्ट से, या फिर FRI के भीतर खुला क्लाइमेट चेंज का जो सेंटर है, उससे इनके बीच कोई तालमेल नहीं है। तालमेल इसलिए नहीं है क्योंकि लीडरशिप है ही नहीं। अब अभी मैं रतोड़ी सर का एक बड़ा हास्यास्पद कमेंट सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि हर 4-5 किलोमीटर के बाद अब हमने JCB रख दी है। चमोली में खैनुरी गांव में JCB है, मल्ला चमोली के बाद, और रोड ब्लॉक हो गई है किरोली में। दोनों के बीच में 28 किलोमीटर की दूरी है। क्या JCB रख देना उपलब्धि है? JCB रख देना उपलब्धि नहीं है, बल्कि JCB का रहना इस बात का प्रमाण है कि सड़क निर्माण एजेंसियों ने वैज्ञानिक तरीके से पहाड़ संबंध सस्टेनेबल विकास को ध्यान में रखते हुए अच्छी इंजीनियरिंग से सड़कें नहीं बनाई, और सारे मलबा ढाल पे फेंक दिया। जो NHAIDCL है, जो पहले ऑल वेदर रोड बना रही थी, उसके डंपिंग जोन में मलबा कम है, अलकनंदा के भीतर मलबा अधिक है। तो इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे जल जंगल जमीन को बुरी तरह प्रभावित किया है, हमारे गौचर पनघट को बड़ा प्रभावित किया है। नहीं, ये तो वाकई चिंताजनक है। नैथानी साहब कंप्लीट कीजिए। और मैं थोड़ा सा ये बात भी कहना चाहूंगा कि केदारनाथ डिजास्टर के समय तो कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। तो ये सरकारें तो सिर्फ एक दूसरे पे दोषारोपण करती रहेंगी, लेकिन ये प्रदेश के लिए अच्छा आपदा प्रबंधन, कोई रोड मैप बना पाए हों, कोई अच्छा सा मॉडल विकसित कर पाए हों। हाँ, अभी पिछले 1.5 वर्षों से आप ये बारिश के
या अतिवृष्टि के मैसेज जरूर आ जाते हैं मोबाइल पे, और उसके अलावा बहुत कुछ होना बाकी। रतोड़ी साहब, जब बात कर रही थी सुनीता जी, वो कह रही थी कि तीर्थाटन वर्सेस पर्यटन, तीर्थाटन को भी पर्यटन के गैमेट में जोड़ लेने से लोड अतिरिक्त बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा उत्तराखंड पे। क्या उसकी क्षमता है, और यदि नहीं तो फिर उस ओर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम किया जा रहा है? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल जो नैथानी साहब बता रहे थे कि बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कुदरत पर छोड़ दिया जाए, तो जो बहुत कुछ किया जा सकता है वह क्यों नहीं हो रहा है? देखिए कुणाल जी, मैंने पहले ही कहा था कि आपका इतना महत्वपूर्ण विषय पर आज डिबेट थी जी, और मैं उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता था। ओके। लेकिन कुछ ऐसे प्रवक्ता आ जाते हैं जिनको बोलना ही पड़ता है। लेकिन जो भ्रष्टाचार की जननी रही वो पार्टी, उस पार्टी का प्रवक्ता अगर भ्रष्टाचार की बात करे तो आप भी उसका हिस्सा थे रतोड़ी जी। अरे भाई आप भी बात उसका कर रही हिस्सा है थे बीच में। उस बच्चे का आप बात तो कीजिए, आप अरे आपकी बात करो, आपकी बात आपकी करो। बात पुरानी बात क्यों आप कर रहे हैं? आप उसका हिस्सा थे। बीच में आज बोल आप दिया यहाँ कर रहे बीच हैं। में। ये तो वही बात हो गई कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज पर चली। अरे भैया, कम से कम थोड़ा अरे तो उम्र का हाथ आप को- अपना रखिएगा, दायरा रखिए। अरे भाई, आप ये मुद्दे डिबेट पे हो बात रही है। एक मिनट, कीजिए। एक मिनट, आप सुनीता जी बोल मुद्दे लेने पे बात दीजिए। कीजिए। आप मुद्दे पे बात कीजिए। बोल लेने दीजिए सुनीता जी, ठीक है। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। रतोड़ी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पार्टी जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त रही हो कि आपदा के पैसे थे 12 करोड़ आए थे पुनर्वास के लिए और कैलाश खेर को नचा रही हो, आ रहे हैं सुनीता उस जी। पार्टी की प्रवक्ता अगर ऐसी कहे कि नीचे नरकंकाल थे, ऊपर 12 करोड़ में गाने गा रहे थे, वो पार्टी की अभी प्रवक्ता जो या सरकार भ्रष्टाचार की बात कर रही है। सरकार का क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार की अभी बात कर रही है। जो अभी ठंड लगकर की मजदूर मरे हैं, जो उनके लिए क्या पटवारी कहेंगे प्रकरण आप? से लेके अभी जो आबकारी छह प्रकरण से लेके हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आप बताइए आप मुझे उसके बारे में। लोकायुक्त कब लेके नहीं, आए? ठीक है, अन्य मुद्दों को, सब टॉपिक्स को बाद में छेड़ेंगे, लेकिन रतुड़ी जी छोड़िए, आरोप प्रत्यारोप में मत फंसिए। रतुड़ी जी, एक मिनट, सुनीता जी, सुनीता जी एक मिनट, सुनीता जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुनीता जी प्लीज प्लीज एक मिनट। रतुड़ी साहब देखिए, देखिए एक तरफ बात हो रही है, देखिए चलिए आपसे एक यह सवाल यह भी है, आरोप प्रत्यारोप में मत फंसिए। खुद रावत साहब ने कहा है लोकसभा में अवैध खनन को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। ऐसे में आप भी राजस्व की उगाही कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा राजस्व क्यों चाहिए जिससे लैंडस्केप बदल जाए? एक मिनट सुनीता जी, इनको बोल लेने दीजिए। आप कल भाजपा के होंगे, आप एहसान के खामोश लोग हैं आप। मुख्यमंत्री एक एक करके बोलिए ना सर प्लीज। मेरे मुख्यमंत्री माने जाते हैं दिल्ली निर्णय के लिए, यूसीसी निर्णय, अपने निर्णय के लिए लोगों को चाहिए राजधानी, राजधानी सर टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर प्लीज, त्रासदी के ऊपर फोकस करिए रतुड़ी साहब। लेकिन रावत साहब ने तो लोकसभा में यह सवाल उठाया था, अवैध खनन को लेकर चिंता जताई थी। आप भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा हमें राजस्व मिल रहा है, इतना भी राजस्व क्यों चाहिए सर कि लैंडस्केप ही बदल जाए? अरे नदी खोदने के लिए होती है, तुम्हें अक्ल भी है? नहीं प्लीज प्लीज सर, मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, भाषा की मर्यादा प्लीज रखिए सर, प्लीज 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 सर, भाषा की मर्यादा डेकोरम पर हम लोग फोकस करेंगे। नहीं नहीं सर प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज डेकोरम मेंटेन कीजिए सर और बात कंप्लीट कीजिए। आपसी तू मैं वक्त मत जाया कीजिए, बोलिए। उसी में छेद करते हो, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो। सारा बुढ़ापा आपका कांग्रेस में बीत गया। खूब आपने राज्य मंत्री बनने के लिए, टिकट मांगने के लिए खूब लूटा आपने, कांग्रेस को लूटा और अब आप जो है संत बन गए। वही भाजपा की वॉशिंग मशीन हो गई, वहाँ गए पूरा का पूरा चपट कर गए कांग्रेस को और वहाँ जाके तोता बन गए। थोड़ा सा कम से उम्र का लिहाज रखिए। ठीक है, ठीक है, मंत्री बनिए, फिर राज्य मंत्री बनिए, ये प्रवक्ता बनिए आप। सोचिए आप, ठीक है, क्या देख रही है जनता, वो देखे आपको।
कल तक आप क्या कर रही हो? आपको क्या बनाया? मैं तो मुद्दे पे बात करूंगी। कुणाल जी को पूछ लीजिए आप। ठीक है। मैं तो जो हूं, मैं खुद हूं। ठीक है रतुड़ी साहब, सुनीता जी एक मिनट रुकिए, बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बात हो रहा है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में वक्त जाया हो जाएगा। नैथानी साहब जो नहीं हुआ उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड जिस हिसाब से बेहद संजीदगी के साथ काम खोज रहा है, वर्क खोज रहा है, वो कैसे सुनिश्चित होगा? देखिए सर, यही हमारे पहाड़ का, एक मिनट सुनीता जी, रतुड़ी साहब एक मिनट। कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, अभी जैसे दोनों पार्टी के हमारे माननीय एक मिनट सर, आप दोनों से प्लीज नैथानी साहब को बोल लेने दीजिए, फिर आ रहे हैं आपके पास। रुकिए सर, लड़ाई करने से फायदा नहीं है। मैडम आपसे भी बोल रहा हूँ, रतुड़ी साहब आपसे भी बोल रहा हूँ, प्लीज। एक पर्यावरणविद बोल रहे हैं, उनको तो सुनिए, एक्सपर्ट हैं वो। बोलिए नैथानी साहब, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति बोल रहे हैं, बोलिए नैथानी साहब। कुणाल जी, जैसा मैं आपसे कह ही रहा था कि उत्तराखंड में जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो मानसिक आपदा की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। अभी आप देखिए, इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे डिस्कशन हो रहा है और माननीय दोनों प्रवक्तागण जो काफी सुशिक्षित लोग हैं, तो इनके लिए तो पहाड़ में आपदा अवसर है। और इन्होंने NDRF, SDRF, इंटर एजेंसी ग्रुप या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के माध्यम से इनको चाहिए था कि प्रदेश के लिए अच्छा प्लान बनाते। जो आपने प्रश्न उठाया था कि तीर्थाटन और पर्यटन दोनों में अंतर है। अब तीर्थाटन को पर्यटन बना देंगे तो नेचुरली कम उम्र के बच्चों का उन आपदाओं में उनको झेलनी पड़ेगी, ये समझता है। हमारे यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे नहीं ढंग से किया जाता। हमारे यहाँ नदियों के किनारे अवैध बस्तियां बसा दी जाती हैं वोट बैंक की वजह से, और फिर वो लोग उनको जनप्रतिनिधि चुनते हैं, अपने विधायक चुनते हैं, MP चुनते हैं, जो भी चुनते हैं। लेकिन जब भी कभी प्राकृतिक आपदा आती है, वो ये पूछ के नहीं आती आप कौन सी पार्टी के हो, क्या हो। तो उत्तराखंड वैसे रतुड़ी साहब, सुनीता जी सुन लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं मैथानी साहब, बोलिए। तो जैसे कि हमको पता है कि हम ऑलरेडी जोन 5 में जियो टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है, लेकिन हमारे ही प्रदेश में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IIT रुड़की है, इन्होंने कई भूकंप रोधी भवन निर्माण की तकनीकियां विकसित की हैं। तो वो आम जनमानस तो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, और उसके लिए सरकार लोगों की मदद कर सकती थी। मुझे लगता है कि दोनों विद्वान जनों के बीच में मेरा बोलना तो उतना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग तो फिर व्यक्तिगत हो जाते हैं, पर्सनल। तो अभी तो उनको हमारी बात सुनाई नहीं दे रही होगी, और उनके हल्ले की वजह से आपसे तो मैं कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है नैथानी साहब, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हाँ वही तो आप इनको वो कर दीजिए ना, म्यूट कर दीजिए, तो फिर ये सुन पाएंगे। अब सुन लीजिए ना, मैं आपसे ये सुन लीजिए सुनीता जी, अब छोड़ दीजिए, हटाइए। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति पर्यावरणविद बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए प्लीज। रतुड़ी साहब आप भी सुन लीजिए, हटाइए तू मैं नैथानी साहब कुछ अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, सुन लीजिए। बोलिए नैथानी साहब, प्लीज सर, हो गया आप सर, प्लीज सुनिए, बोलिए नैथानी साहब। पॉइंट मेरा था कि जो हमारे डॉपलर रडार थे, पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई और 2 दिन पहले घाट के मोख गांव में बाढ़ आई, उधर आपके बड़कोट में श्यासी पुल के पास भी दुर्घटना हुई। ठीक है। इधर पाताल गंगा के पास चट्टान गिर गई और 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हुई। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो असमय काल का ग्रास बन रहे हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ बुरे मौसम की वजह से, खराब वेदर कंडीशंस की वजह से, और खराब सड़क निर्माण की वजह से। हमको चाहिए कि अकेले देहरादून नहीं, रिस्पना और बिंदाल के जलागम क्षेत्र में जो 129 से अधिक अवैध बस्तियां बसा दी गई हैं, वो बिना पॉलिटिकल लीडर, बिना पॉलिटिकल वरद हस्त के तो बस नहीं सकता कोई। नहीं, सही बात। तो जो भी MP MLA रहे, जिसकी पार्टी के रहे हो, उन्होंने अपना वोट बैंक देखते हुए ये बस्तियां
बसाई और वो बस्तियों का साइज इतना बड़ा हो गया कि आप आज हमको मैं समझ गया एलिवेटेड आपको। कॉरिडोर बनाना है तो हाँ। उसके लिए उनको हटाना पड़ रहा है। ठीक है, मैं मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है, कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नहीं, कोऑर्डिनेशन की भी तीर्थाटन को जरूरत है सत्ता तीर्थाटन पक्ष और रहने दिया विपक्ष के जाए, बीच, सड़क ताकि निर्माण एजेंसियां समझ गया मैं। जियोलॉजिकल सर्वे करके इकोलॉजिकल हाँ। सर्वे करके सड़क निर्माण बनाए। हाँ, सभी तरह के विभाग और पॉलिटिकल मतलब पार्टी रिजल्ट आपस में यही में आया कि तालमेल- बेहतर कोऑर्डिनेशन करके ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं इनको कम करने की कोशिश की जाए। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं इस तरह का कोऑर्डिनेशन जी। स्थापित हो। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का अपना वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में जो हो रहा है वह तो सर्वविदित है, सब लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन आगे क्या हो सकता है ताकि इस तरह के दृश्य थोड़े कम हो सके, यही सबसे बड़ा सवाल है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।